हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। जो सेकंड बुक है इसकी 1919 से 1992 तक बीए थर्ड ईयर की ये बुक है और इसका कोड है हिस्ट A307। एनुअल सिस्टम की ये बुक है। तो जी इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वार्से से लोकैर्नो की संधि तक। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने अपनी सुरक्षा हेतु अन्य देशों से कौन कौन सी संधियां की, वर्णन कीजिए। और यही क्वेश्चन अथवा में कई बार रिपीट होता है और कई प्रकार से पूछा जाता है। वारसाई की संधि से लेकर लोकैर्नो की संधि तक की व्याख्या कीजिए अथवा लोकैर्नो की संधि पर टिप्पणी कीजिए। अथवा में है लोकैर्नो की संधियों की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें। उसके बाद है इसका उत्तर। और इसके जो फर्स्ट 3 पॉइंट थे वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी करवा रखे हैं। आज हम इसका 4th पॉइंट करेंगे, पोलैंड से संधि। ठीक है जी। तो जी पोलैंड की संधि में है फ्रांस का बेल्जियम के साथ समझौता कर लेना। फ्रांस ने जो बेल्जियम के साथ समझौता किया था उसे एक मित्र तो मिल गया, परंतु उसे एक शक्तिशाली देश की भी अपना मित्र बनाने की जरूरत थी, क्योंकि जो फ्रांस था वो उसमें जर्मनी के आक्रमण से घबराया हुआ था। ठीक है कि जर्मनी कभी भी उस पर आक्रमण कर सकता है। ऐसे में पोलैंड ही एक ऐसा देश था जो क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि से बड़ा और जिसके हित फ्रांस के हित से मिलते जुलते थे। तो उस समय जो पोलैंड था वही एक ऐसा देश था जिसके हित जो थे वो फ्रांस से मिलते जुलते थे और वह क्षेत्रफल तथा आबादी की दृष्टि में काफी बड़ा तथा समृद्ध राज्य था। अतः जर्मनी द्वारा आक्रमण की आशंका ने इन दोनों देशों को एक साथ आने के अवसर दे दिया। अतः दोनों देशों के बीच एक राजनीतिक समझौता करने के लिए बातचीत आरंभ हुई, जिस कारण जो जर्मनी के आक्रमण से घबराए हुए दोनों देश फ्रांस तथा पोलैंड जो थे उन दोनों में एक संधि हुई। और वो संधि हुई थी 19 फरवरी 1921 को, जो फ्रांस और पोलैंड के मध्य संधि हुई थी, जिसमें जो दोनों देश थे उनमें न केवल राजनीतिक क्षेत्र में अपने सहयोग देने का वचन किया, अपितु उन्होंने गुप्त रूप से यह भी तय किया कि सैनिक दृष्टि से भी वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ देने का वचन किया था। 1922 में इस संधि का अनुमोदन हो गया और 1932 में इसकी अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। दोनों संधियों से फ्रांस को यह लाभ हुआ कि जो जर्मनी के फ्रांस पर आक्रमण करने के समय पश्चिम में बेल्जियम और पूर्व में जो था वो पोलैंड से उसको सहायता मिल सकती थी। नेक्स्ट है छोटा त्रिगुट। अब ये छोटा त्रिगुट क्या है? छोटा त्रिगुट है जो फ्रांस था उसने अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए 1920-21 में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया का एक त्रिगुट बनाया, जो छोटा त्रिगुट या लघु मैत्री त्रिगुट, लघु मैत्री संघ के नाम से भी जाना जाता है या प्रसिद्ध है। इस समझौते के अनुसार तीनों देशों ने इस बात का स्वीकार किया कि आक्रमण होने पर तीनों मिलकर आक्रमण से प्रभावित देशों को सैनिक सहायता प्रदान करेंगे और यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगे। फ्रांस इस त्रिगुट का संरक्षक बना। जो त्रिगुट था वो था छोटा त्रिगुट था, जो वो था चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया के मध्य, और जो फ्रांस था वो इसका संरक्षक बना। ठीक है, इस प्रकार जो त्रिगुट था उसकी जो सरकारें पूर्णतः फ्रांसीसी प्रभाव में थी। जो त्रिगुट था उसके अधीन जो सरकारें थी, जो 3 मैंने अभी आपको बताई, वो तीनों के तीनों फ्रांस के अधीन थी। ठीक है, इस त्रिगुट की स्थापना से फ्रांसीसी सुरक्षा की समस्या बहुत हद तक हल हो गई। 1922 में उक्त समझौते में पोलैंड भी शामिल हो गया। छोटा त्रिगुट उसके संरक्षण में स्थापित हुआ था, लेकिन यह स्वयं इसका सदस्य नहीं था, इसलिए वे इन राज्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संधि करना चाहता था। जो फ्रांस था वो इसका संरक्षक था, परंतु वो इसका सदस्य नहीं था, इसलिए जो फ्रांस था वो चाहता था कि वो प्रत्यक्ष रूप से एक संधि कर ले
इन तीनों देशों के साथ, त्रिगुट के साथ, छोटे त्रिगुट के साथ। अतः जो फ्रांस था उसने 24 जनवरी 1924 को चेकोस्लोवाकिया के बीच एक संधि कर ली। फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया में एक संधि हो गई और इस संधि की शर्तों के अनुसार विदेश नीति संबंधी मामलों पर दोनों देशों ने एक दूसरे से परामर्श लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को सहायता करने का वादा किया। जी, इससे हमें ये पता चलता है छोटे त्रिगुट के निर्माण से कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही एकदम से ही दूसरा विश्व युद्ध था, उसकी नींव रखी जा रही थी और उसकी नींव रखी गई थी वार्साई की संधि के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो वार्साई की संधि थी वो काफी अपमानजनक थी। तो जी हम पढ़ रहे थे छोटा त्रिगुट। जो फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया के मध्य संधि हो गई और इसी प्रकार की एक संधि जो 2 वर्ष बाद 1926 में फ्रांस ने रोमानिया के साथ की। इसमें दोनों देशों ने यह वादा किया कि यदि इसमें से किसी एक पर आक्रमण हो तो वे परस्पर मिलकर इस बात को तय करेंगे कि दूसरे राज्य को अपने मित्र की सहायता करने के लिए क्या करना चाहिए। और इसी प्रकार जो लास्ट था, फ्रांस ने यूगोस्लाविया के साथ भी संधि कर ली और इस प्रकार सुरक्षा के नाम पर 6 देशों ने एक साथ संधि कर फ्रांस ने यूरोप की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया। परंतु इस संधि द्वारा फ्रांस ने अपनी सुरक्षा की समस्या तो बहुत हद तक हल कर ली थी, परंतु ये संधियां जो थी वो फ्रांस को बहुत महंगी पड़ी। इन संधियों के कारण वह अब न केवल वार्साई संधि का पालन कराने के लिए वचनबद्ध था, अपितु सभी यूरोपीय शांति समझौते के लिए भी वचनबद्ध हो गया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात स्थापित जो फ्रांस ने इन छोटे त्रिगुट में संधियां तो कर ली, परंतु ये संधियां जो थी वो फ्रांस को काफी महंगी पड़ी। अब महंगी क्यों पड़ी? क्योंकि इसके कारण जो फ्रांस था उसको जो वार्साई की संधि थी उसका पालन करने के लिए वो वचनबद्ध हो गया। ठीक है, अपितु सभी यूरोपीय शांति समझौते के लिए भी वो वचनबद्ध हो गए। जो यूरोपीय शांति के जो समझौते थे उनके लिए भी वो वचनबद्ध हो गए। प्रथम महायुद्ध के पश्चात स्थापित नए राज्यों की आर्थिक स्थिति अति दयनीय थी। ठीक है, और उनके पास सैनिक अति दयनीय थी और उनके पास सैनिक साधन भी कम थे। वे अपनी ताकत तभी बढ़ा सकते थे यदि आर्थिक दृष्टि से इनकी भरपूर सहायता की जाए। फ्रांस इन्हें कर्ज देने के लिए बाध्य था। फलस्वरूप फ्रांस इन राज्यों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हमेशा कर्ज देता रहा। इस तरह से राज्य फ्रांस के लिए अस्थायी रूप से बोझ बनकर रह गए। इसके अतिरिक्त इन छोटे छोटे देशों को सैनिक सहायता देने का वचन देकर फ्रांस ने अपनी सैनिक जिम्मेदारी को भी बढ़ा लिया और जिसे पूरा करने में उसको काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। तो जी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जिनेवा प्रोटोकॉल और लोकैर्न पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।